हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर नरेश कौर। उत्कर्ष टीचिंग एग्ज़ाम इस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं मित्रों यकीन सीरीज में आज आपका इंग्लिश में यकीन जो है उसको मजबूत करने के उद्देश्य से आया हूँ। हमने पिछली क्लास में एजेस शुरू किया था, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। एजेस में हम प्रथम जो मिडिल इंग्लिश पीरियड था उससे शुरुआत कर रहे हैं। मित्रों मिडिल इंग्लिश पीरियड में आप कह सकते हैं कि ये 1340 से 1957 तक मिडिल इंग्लिश पीरियड की हम बात कर सकते हैं। 1340 से 1957 तक हम मिडिल इंग्लिश पीरियड की बात कर सकते हैं। 1340 में आप मान लीजिए चौसर का जन्म हुआ और हम कहते हैं कि इस पूरे युग का सबसे बेहतरीन कवि जो था, जो मिडिल इंग्लिश पीरियड का सबसे बेहतरीन जो राइटर था, कवि था, वो कौन था? जॉफ्री चौसर था। इस एज को चौसर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक और जो है वो टोटल मिसलेनी नाम का कलेक्शन आया, टोटल मिसलेनी, जो कि थॉमस वियट और अर्ल ऑफ सरे का था। इसका पहले सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जॉफ्री चौसर। मित्रों जॉफ्री चौसर के लिए कहा जाता है कि इन्होंने मॉडर्न इंग्लिश की पोइट्री की शुरुआत की। इससे पोइट्री जो पहले चलती थी वो थोड़ी डिडक्टिक थी, पूरी तरह से रिलीजियस थी। इन्होंने आधुनिक पोइट्री का विकास किया इंग्लिश लिटरेचर में। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न पोइट्री इन इंग्लिश। तो आप देखिएगा हम शुरुआत कर रहे हैं चौसर के साथ। चौसर की जो सबसे फेमस किताब थी जिसकी वजह से उनका नाम जाना जाता है वो थी द कैंटरबरी टेल्स। द कैंटरबरी टेल्स, इनका इन्होंने एक प्रलोग भी लिखा था, प्रलोग टू कैंटरबरी टेल्स। इसका एक प्रलोग भी था, प्रलोग टू कैंटरबरी टेल्स। प्रलोग होता है जो किसी पोएम में शुरुआत में छापा जाता है उसका इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो प्रलोग टू कैंटरबरी टेल्स और मूल किताब थी द कैंटरबरी टेल्स। इससे कहते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर की पहली प्रथम आधुनिक पोइट्री की किताब कहा जाता है। ये जो है इट प्रेजेंट्स अ पिक्चर ऑफ कंटेम्प्रेरी इंग्लिश सोसाइटी। ये प्रेजेंट करती है उस समय के आधुनिक, उस समय के समाज की एक पिक्चर प्रेजेंट करती है। ये जो पोएम थी वो इट प्रेजेंट्स अ पिक्चर ऑफ कंटेम्प्रेरी इंग्लिश सोसाइटी। इट इज़ अ माइल्ड सटायर ऑन मैन एंड मैनर्स। ये एक हल्का सा सटायर है किसके ऊपर? मैन एंड मैनर्स के ऊपर। उस समय जो विकास हो रहा था मित्रों समाज का, सभ्यता का, लोग पैसे के प्रति, अन्य चीज़ों के प्रति जाग रहे थे, उनके ऊपर इन्होंने सटायर किया। इसमें आप ये मान लीजिए ऑल कैटेगरीज या सारे जो सेक्शन थे सोसाइटी के उनको उन्होंने रिप्रेजेंट किया, इंडिविजुअली भी और टाइप्स भी। इसके जो कैरेक्टर थे वो क्या थे? वो टाइप्स भी थे और इंडिविजुअल्स भी थे। अगर हम इनके कैरेक्टर्स की बात करें, इस कविता में जो कैरेक्टर्स थे वो क्या थे? वो टाइप्स भी थे एंड इंडिविजुअल्स भी थे। इसका अर्थ क्या हुआ? टाइप्स एंड इंडिविजुअल्स। इसका अर्थ यह है कि इसमें जितने भी कैरेक्टर थे वो अपनी पूरी जो कैटेगरी थी, जो समाज का वो जो वर्ग था उसको भी रिप्रेजेंट करते थे। उनकी विशेषताएं इनमें अंदर पूरी थी और ये अपनी कुछ इंडिविजुअल विशेषताएं भी रखते थे जो इनको अपनी कैटेगरी से अलग करती हैं। तो ये पहला जो था वो पोएम थी जिसमें टाइप और इंडिविजुअल दोनों प्रकार के कैरेक्टर्स का वर्णन हुआ। और इसमें लगभग मान लीजिए सोसाइटी के हर सेक्शन का कैरेक्टर था। चर्च से लेके एक नॉर्मल जो व्यक्ति काम करता है, कोई फिजिशियन होता है, कोई सुनार होता है, हर तरह के व्यक्ति इसमें थे। अब ये जो पिलग्रिम्स हैं कम टू टैबर्ड इन सदक। जगह का नाम था सगत। टोटल मिला के जो पिलग्रिम्स थे कितने थे? इसमें देखिए 29 तो थे पिलग्रिम्स, 29 पिलग्रिम्स थे। एक होस्ट था, मेजबान था जो इनके साथ जाता है, और एक चौसर खुद था। तो टोटल मिला के अगर पिलग्रिम्स की संख्या पूछी जाती है तो 29, और अगर होस्ट की पूछी जाती है तो एक होस्ट भी था, 30 हो जाते हैं। अब ये आके एक सराय में इकट्ठे होते हैं। टैबर्डन नाम की सराय थी सदक में, इंग्लैंड के सदक इलाके में, इसको सदक पढ़ते हैं। गोइंग टू द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बैकेट। ये सब के सब कहाँ जा रहे हैं? श्राइन ऑफ थॉमस बैकेट। ये तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। तीर्थ स्थान का नाम है थॉमस बैकेट का जो श्राइन है, वहाँ पे जाने का प्लान बनाते हैं। अब वहाँ पे जाने का प्लान बनाते हैं तो पहले कहाँ आके रुकते हैं? टैबर्ड इन नाम के सराय में, जहाँ पे इनको होस्ट मिलता है हैरी बेरी। हैरी बेरी जो है वो इनको सजेशन देता है कि आप यात्रा पे जाओगे तो यात्रा बड़ी बोरिंग हो जाएगी, तो आप यात्रा पे जाओ तो आप उस यात्रा को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करो? आप कहानियाँ सुनाओ। हर पिलग्रिम जो है जाते हुए 2 कहानियाँ सुनाएगा और आते हुए भी 2 कहानियाँ सुनाएगा। इससे इनका टाइम भी पास हो जाएगा और यात्रा भी आनंदमयी हो जाएगी।
तो इनकी टोटल जो प्लान था वो क्या था, 2 कहानियों का था। अच्छा मित्रों, इसी बीच मैं आपको थोड़ा सा हमारे दिवाली महाधमाका के बारे में बताना चाहूँगा। उत्कर्ष जो है दिवाली महाधमाका ऑफर लेके आया है आपके पास, जिसमें आखिरी 2 दिन बचे हैं। ये आप मान लीजिए आपका जितना भी जो ऐप्स जो आपके ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनमें आपको 90% डिस्काउंट मिलेगा। साथ में आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और साथ में आपको 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी। तो आप अगर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, उत्कर्ष के साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास ये सुनहरा अवसर है। इस अवसर का फायदा उठाइए। दिवाली महाधमाका ऑफर में जल्द से जल्द आप अपना कोर्स जो है लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। आपको 90% तक इसमें डिस्काउंट मिलेगा और आप जिस भी प्रकार का कोर्स लेते हैं उसमें आपकी जो वैलिडिटी है वो भी 6 महीने एक्सटेंड हो जाएगी, प्लस आपको साथ में फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो इसमें देर ना करें, आप जितना जल्दी हो सकें इस ऑफर का लाभ उठाएं। ये अब ज़्यादा दिन नहीं, आखिरी 2 दिन शेष बचा है, तो उसका लाभ अवश्य उठाएं। अब चौसर के लिए मित्रों कहा जाता है, चौसर इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री। इन्हें कहा जाता है मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री का जनक, मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री का जनक कहा जाता है, आधुनिक कविता का जनक। अच्छा, आधुनिक कविता का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक आम आदमी को अपनी पोइट्री का हीरो बनाया, आम आदमी के ऊपर कविता लिखी। तो अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री, तो मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री के फादर माने जाते हैं चौसर। ही इज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। इन्हें रेनेसा का भी मॉर्निंग स्टार कहा जाता है क्योंकि जागरण काल में जो आधुनिक सभ्यता या समाज के ऊपर लिखने वाले थे वो जॉफरी चौसर ही थे। ही इंट्रोड्यूस्ड हेरोइक कपलेट इन इंग्लिश पोइट्री। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लिश पोइट्री में हीरोइक कपलेट का यूज़ किया। तो इनको श्रेय जाता है किन चीज़ों का, एक तो उन्होंने मॉडर्निज्म को इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश पोइट्री में, दूसरा इन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा, रेनेसा कहा गया, और तीसरा कहा गया इन्होंने किया ही इंट्रोड्यूस हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश पोइट्री। इस हीरोइक कपलेट को आगे चल के किन्होंने बेहतरीन बनाया, जो बेहतरीन बनाने वाले जो राइटर थे उनमें एक थे ड्राइडन, एक तो थे ड्राइडन और एक थे पॉप, एक थे पॉप और ड्राइडन ने फिर आगे चल के इस हीरोइक कपलेट को और बेहतर बनाया, इसे बहुत अच्छे से यूज़ किया अपनी कविताओं में। तो चौसर को श्रेय जाता है हीरोइक कपलेट यूज़ करने का भी। सेकंड मित्रों, इस स्टेज में या इस मिडिल इंग्लिश पीरियड में जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट नाम था वो था जॉन विक्लिफ का। जॉन विक्लिफ जो हैं इन्हें एक विशेष धर्म सुधार के आंदोलन से जोड़ा गया, जो विशेष धर्म सुधार आंदोलन था उससे। इन्हें कहा जाता है मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। इन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन का अर्थ है कि समाज में जो धर्म में जो सुधार था वो सुधार लाने वाले कौन थे, वो ये थे ट्रांसलेटर ऑफ द बाइबल इनटू मिडिल इंग्लिश नोन एज वाइक्लिफ बाइबल। इन्होंने उस समय की वर्नाकुलर भाषा में ट्रांसलेट किया बाइबल को। अच्छा मित्रों, आप समझिए इन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन क्यों कहा जाता है, इन्हें इतना ज़्यादा श्रेय क्यों दिया जाता है सुधार आंदोलनों का। उसकी वजह थी कि मित्रों इंग्लिश सोसाइटी में जो धर्म को, क्रिश्चियनिटी को बांटा गया, वो बांटा गया 2 भागों में, एक तो थे प्रोटेस्टेंट्स और एक थे कैथोलिक्स। उस समय कैथोलिक्स भी, रोमन कैथोलिक्स, इंग्लिश कैथोलिक्स अलग अलग थे। अब धर्म के अंदर जो था वो करप्शन आ चुका था। करप्शन कैसे आ चुका था, कैथोलिक्स ये मानते थे कि एक आम आदमी को अपने ईश्वर से सीधे चर्चा करने का, सीधे कम्युनिकेशन करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई इंसान ईश्वर से कुछ कहना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो उसे मीडिएटर चाहिए। मीडिएटर कौन होगा, चर्च या पादरी। अगर आपने कोई पाप किया है, किसी की हत्या की है, तो जाके कन्फेशन कर दो पैसे देके पादरी के सामने, और वो आपको क्या करेगा, आपको रिडेम्पशन दिला देगा, आपके पाप धुल जाएंगे। कहते हैं उस समय इंग्लैंड के राजा से ज़्यादा ताकत इन प्रेस के पास होती थी, क्योंकि धर्म में लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। तो करप्शन इतना फैलने लगा चर्च में, ये अपनी मनमर्जी करने लगे, ये हर तरह के व्यसनों में डूब गए। कैथोलिक धर्म ने, कैथोलिक जो मानने वाले थे वो चर्च को सबसे बड़ा मान लगे। आम इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं रही, उसका ईश्वर से कोई कनेक्शन ही नहीं रहा। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो थी वो ये थी कि जो बाइबल थी वो हिब्रू में थी, ग्रीक में थी, अन्य भाषाओं में थी, इंग्लिश में थी ही नहीं। तो एक आम आदमी बाइबल को पढ़ ही नहीं सकता, तो उसे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बाइबल में क्या लिखा है जानने के लिए प्रीस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैथोलिक चर्च का और उनके प्रीस्ट जो थे उनका वर्चस्व कम करने के लिए वाइक्लिफ ने क्या किया, वाइक्लिफ ने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। उस समय की जो वर्नाकुलर इंग्लिश थी उसमें ट्रांसलेट किया। इससे लोग बाइबल खुद पढ़ने लग गए, और बाइबल पढ़ने लग गए तो एक नए धर्म का भी विकास हुआ, प्रोटेस्टेंट धर्म। प्रोटेस्टेंट धर्म ये मानता है
कि हमें अपने ईश्वर से चर्चा करने के लिए, हमें ईश्वर से कम्युनिकेशन करने के लिए किसी बीच वाले पादरी की ज़रूरत नहीं है, हम खुद डायरेक्टली चर्चा कर सकते हैं। से आप अपने यहाँ पे देखिए कैथोलिक प्रोटेस्टेंट धर्म का अंतर क्या है। से आप मंदिर जाते हैं, आप पंडित जी को देते हैं, वो प्रसाद चढ़ाते हैं, आपकी तरफ से वो प्रार्थना करते हैं। कैथोलिक धर्म में ऐसा ही होता था कि आपको अगर कोई प्रार्थना करनी है, कुछ कहना है ईश्वर से, तो आप जाके पादरी को या चर्च को कहिए, चर्च आपकी तरफ से वो प्रार्थना करेगा। लेकिन प्रोटेस्टेंट ने ये मान लिया कि हम सीधे अपने गॉड से चर्चा कर सकते हैं। जैसे आप कई मंदिर ऐसे हैं, आप खुद जाके जल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, वही प्रोटेस्टेंट है जहाँ पे बीच में कोई भी नहीं है। तो इन्होंने जिस धर्म को इन्होंने सपोर्ट किया वो क्या था, वो था प्रोटेस्टेंट धर्म। अब मित्रों प्रोटेस्टेंट धर्म के लिए और लोगों ने भी काफ़ी काम किया। उस समय चर्चित जो था वो ड्रामा था, जीबी शॉ का भी एक चर्चित ड्रामा है जॉन ऑफ आर्क के बारे में। जॉन ऑफ आर्क में दिखाया गया है कि एक 16 साल की लड़की को जिंदा जला दिया जाता है मार्केट प्लेस में, क्योंकि उसने सीधा गॉड से कम्युनिकेशन किया था। वो ये कहती है कि मुझे घंटियों में गॉड की आवाज़ आती है। अब इससे जो कैथोलिक चर्च के पृष्ठ थे वो हिल जाते हैं। अगर लोग उनकी बात मानने लग गए, उस लड़की की बात कि वो सीधे गॉड से कम्युनिकेशन कर रही है, तो चर्च का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उस लड़की को जिंदा जला दिया, उसको अपराधी करार दे दिया कि ये हेरेसी करती है, और उसको जिंदा जला दिया गया। तो कैथोलिक चर्च के अंदर जो पावर थी, जो करप्शन था, उसको जिंदा रखने के लिए प्रिस्ट और चर्च दोनों काम कर रहे थे। लेकिन वैक्लिफ ने उसको क्या किया, बदल दिया। इसलिए इनको कहा गया मॉर्निंग स्टार ऑफ रेफॉर्मेशन। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन का अर्थ होता है सुधार, रिफॉर्मेशन का अर्थ होता है सुधार। और ये सुधार कौन से क्षेत्र में किया इन्होंने, ये सुधार इन्होंने किया धर्म सुधार, धर्म के क्षेत्र में इन्होंने ये सुधार किया। तो सेकंड जो व्यक्ति मिडिल इंग्लिश पीरियड के इंपॉर्टेंट रहे वो थे जॉन विक्लिफ। पहले थे चौसर, दूसरे हैं जॉन विक्लिफ। अब जॉन विक्लिफ के बाद तीसरे जो थे वो थे जॉन गोवर। जॉन गोवर ये भी मिडिल इंग्लिश पीरियड को ही बिलोंग करते हैं, चौसर के कंटेम्प्रेरी माने जाते हैं। जॉन गोवर का जो सबसे बेहतरीन वर्क माना जाता है वो माना जाता है कन्फेसियो अमेंटिस। ये मान लीजिए इसकी लेंथ है लगभग 33,000 लाइन्स। इसकी लेंथ है 33,000 लाइन्स। 33,000 लाइन्स में ये कविता लिखी गई है। ये कन्फेशंस हैं एक लवर के, एक बूढ़े एजिंग लवर के। एक बुढ़ा आदमी 33,000 लाइन में अपना यंग यूथ से लेके बुढ़ापे तक के लव अफेयर से उनको ये वर्णन करता है। और ये उस समय की सबसे लंबी कविताओं में से एक मानी जाती है, जिसकी लेंथ है 33,000 लाइन्स। तो जॉन गोवर की कविता कौन सी हुई, कन्फेसियो अमेंटिस हो गई। चौसर का तो हो गया, चौसर का हो गया कैंटरबरी टेल्स। जॉन विक्लिफ की हो गई बाइबल, और जॉन गोवर की हो गई, जॉन गोवर नाम है इनका, जॉन गोवर की हो गई, जॉन गोवर की हो गई कन्फेसियो अमेंटिस। कन्फेसियो अमेंटिस उस समय की सबसे बड़ी कविताओं में से एक थी। विलियम लैंगलैंड थे अगले जो थे, इसमें चौथे जो कवि थे वो विलियम लैंगलैंड थे। ये भी लगभग कंटेम्प्रेरी थे चौसर और गोवर के। अब इनका जो सबसे फेमस वर्क था वो था पियर्स द प्लोमैन। पियर्स द प्लोमैन। दिस पोएम इंक्लूड्स 3 डिफरेंट पार्ट्स। इसमें 3 पार्ट थे अलग अलग समय पे जो पब्लिश हुए। ये भी एक लंबी कविता थी, पियर्स प्लोमैन। इट प्रेजेंट अ सैटिरिकल पिक्चर ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी एंड ए सटायर ऑन रिलीजियस अब्यूसेस एंड वाइसेस ऑफ द एज। ये उस समय की जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी थी उसके ऊपर व्यंग्य था, और जो लोग धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा अंधविश्वास रखते थे उनके प्रति भी एक सटायर था। अच्छा मित्रों, इस कविता का उद्देश्य लगभग डिडैक्टिक ही था। मैंने कहा ना, चौसर ने खाली मॉडर्न व्यक्ति के ऊपर कविताएं लिखी, बाकी ज़्यादातर कविताएं लिखी गई वो कैसे लिखी गई, वो लिखी गई रिलीजन के ऊपर। और विलियम लैंगलैंड ने भी जो कविता लिखी वो कब लिखी, वो रिलीजन के ऊपर लिखी। चर्च और रिलीजन के ऊपर एक तरह का ये व्यंग्य था। लोगों को पियर्स द प्लोमैन का एक पाठ पढ़ाया जाता है कि आदमी को एक पियर्स प्लोमैन की तरह आदर्श जीवन बिताना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। इसके बाद आए थॉमस विएट और द अर्ल ऑफ सरे। अर्ल ऑफ सरे का असली नाम था, हमने पहले भी पढ़ा था, वो था हेनरी हॉवर्ड। हेनरी हॉवर्ड। हेनरी हॉवर्ड इनका असली नाम था, अर्ल ऑफ सरे का। इन्होंने जो कविताओं का कलेक्शन पब्लिश किया वो सोनेट्स थी। टाइटल था टोटल्स मिसलनी। टोटल्स मिसलनी 108 कविताओं का एक कलेक्शन था, पब्लिश्ड इन 1557। ये कब पब्लिश हुई,
1557 में। इसे कहा जाता है इट वाज द फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी ऑफ पोइट्री, पहला पब्लिश्ड कविता संग्रह। ये पहला पब्लिश्ड कविता संग्रह था उस जमाने का, क्योंकि उससे पहले कभी कविता संग्रह नहीं आया था। ये कविता संग्रह था उस जमाने का पहला। तो ये पहला पब्लिश्ड कविता संग्रह था जिसमें कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी। कलेक्शन ऑफ पोएम्स का मतलब है कि एक साथ 108 कविताएं थी। द अर्लियर टाइटल जो था इसका वो था सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। इसका जो ओरिजिनल टाइटल था वो था सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। इसमें मित्रों मैंने आपको पहले ही बताया क्या हुआ था कि थॉमस विएट और अर्ल ऑफ सरे ने कोलैबोरेशन करके एक कलेक्शन लिखा, उसका नाम रखा था सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। अब इन्हें इस कलेक्शन के लिए पब्लिशर मिल ही नहीं रहा था। ये इंग्लैंड की पहली सोनेट्स थी। विएट ने पेट्रार्कन सोनेट और इन्होंने इंग्लिश सोनेट को जन्म दिया। थॉमस विएट ने कौन सी सोनेट को जन्म दिया? पेट्रार्कन सोनेट को। पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट को दिया और इन्होंने जो इंग्लिश सोनेट हम कहते हैं उसको जन्म दिया, इंग्लिश सोनेट को। बाद में इन्हें शेक्सपियर ने और मिल्टन ने विकसित किया इंग्लिश सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट को। तो इंग्लिश सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट को जन्म देने वाले ये दो व्यक्ति थे। थॉमस विएट ने पेट्रार्कन सोनेट को और इन्होंने इंग्लिश सोनेट को एक तरह से उत्पत्ति की इंग्लैंड में। अब इन्हें जब नहीं मिला कोई पब्लिशर तो इन्हें जो पब्लिशर मिला उसका नाम था रिचर्ड टोटल। उसका नाम था रिचर्ड टोटल। आप ये देखिए किसके नाम से पब्लिश है, टोटल्स मिसलेनी। ये कविताएं पब्लिश सॉन्ग्स एंड सोनेट के टाइटल से नहीं हुई, ये रिचर्ड टोटल के नाम से पब्लिश हुई और इसका टाइटल पड़ गया टोटल्स मिसलेनी। इसका टाइटल पड़ गया टोटल्स मिसलेनी। नेक्स्ट इसमें जो शुरू होता है मिडिल इंग्लिश पीरियड के बाद जो शुरू होता है वो होता है रेनेसेंस। रेनेसेंस पीरियड स्टार्टेड इन इंग्लैंड इन 1485। हालांकि लिटरेचर में अगर इसकी बात करें तो लिटरेचर में इसका प्रभाव पड़ा, वो पड़ा लगभग कब से? 1550 से, और ये कब तक रहा? 1660 तक। लिटरेचर में इंग्लिश साहित्य में प्रभाव रहा वो 1550 से 1660 तक रहा। हालांकि इंग्लैंड में ये 1485 में 1500 के आसपास ये आ चुका था। 1485 में इसके जम्स शुरू हो गए थे इंग्लैंड में भी। इट मीन्स द अराइजिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक दुनिया का जन्म हुआ था इसमें। आउट ऑफ द एशेस, उस राख से, ऑफ डार्क एजेस, जो अंधकार के युगों में बनी थी, उस राख से जो अंधकार के युगों में बनी थी उससे इस एज का जन्म हुआ। इट रिवाइव्ड इंटरेस्ट, इससे इंटरेस्ट जिंदा हुआ इन मैन एज एन इंडिविजुअल, यहाँ पे एक इंसान के एक व्यक्ति के रूप में होने का महत्व बना। एक इंसान जो है, उस एक व्यक्ति जो है वो एक इंसान है, इंडिविजुअल है, उस बात का एहसास दुनिया को होने लगा। इन क्लासिकल लिटरेचर एंड लर्निंग, अब ये जो है इंटरेस्ट जगह वो किस में जगह? क्लासिकल लिटरेचर और लर्निंग में जगह, नॉलेज और रिलीजन में जगह, यानी ज्ञान और धर्म के प्रति लोगों को जागरूकता मिली। इसे हिंदी में हम कहते हैं पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल वो था मित्रों जब हम कहते हैं कि पुनर्जागरण काल में जो अंधकार के युग थे उनका अंत हुआ, आधुनिक समाज की नींव पड़ी, और आधुनिक समाज की नींव पड़ी, इसमें लिटरेचर और इन सब चीज़ों का धीरे धीरे उद्गम होना शुरू हुआ, नॉलेज का, पढ़ने का, इनका उद्गम शुरू हुआ। अगर हम रेनेसा की बात करें तो रेनेसा में सबसे पहले मार्लो आते हैं। देखिए 3 ड्रामेटिस्ट मेजर थे रेनेसा पीरियड के। अगर हम रेनेसा की बात करें तो रेनेसा के जो राइटर्स हैं इसमें 3 नाम मेन थे। 3 नाम ड्रामेटिस्ट में अगर जो मेन थे वो कौन कौन से थे? पहला तो था बेन जॉनसन, बेन जॉनसन। दूसरे थे मार्लो, दूसरे थे मार्लो, और तीसरे थे शेक्सपियर, तीसरे थे शेक्सपियर। ये 3 राइटर्स थे जिन्होंने रेनेसा में ड्रामा को डिफाइन किया। अब इनमें सबसे सीनियर जो थे, सबसे सीनियर या ये कह लेंगे सबसे पहले शुरुआत करने वाले जो ड्रामा की थे वो कौन थे? मार्लो थे। मार्लो ने ट्रेजेडीज लिखना शुरू किया। मार्लो के लिए कहा जाता है कि वो फादर ऑफ
कहते हैं ब्लैंक वर्स की तरह से मास्टर ऑफ ब्लैंक वर्स थे। इन्होंने कॉमन मैन को अपनी ट्रेजेडी का हीरो बनाया। तो इनकी जो ट्रेजेडीज थी, शेक्सपियर से भी पहले इनकी ट्रेजेडीज आई, उनमें टैम्बरलेन, डॉक्टर फॉस्टस, ज्यू ऑफ माल्टा और एडवर्ड सेकेंड, ये 4 बहुत फेमस ट्रेजेडीज थी। इन्होंने प्रभावित किया किसको? शेक्सपियर को भी प्रभावित किया, और उन्होंने आगे चल के इनको फॉलो करके ब्लैंक वर्स में लिखा। इसमें सबसे पहली अगर हम देखें टैम्बरलेन, he starts his career as a shepherd। उसने एक शेफर्ड के रूप में, एक गडरिये के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया। एंड हिज कंज्यूमिंग पैशन, और उसका जो अंतर महत्वाकांक्षा थी, मेड हिम गेन अथॉरिटी ओवर द होल ईस्ट। उसने उसको अथॉरिटी दिला दी पूरे ईस्ट के ऊपर। बट डिजीज एंड द फैटल फ्लॉ इन हिज कैरेक्टर, पर बीमारी और जो उसके चारित्रिक दोष था, ब्रिंग अबाउट हिज डाउनफॉल, उसकी वजह से उसका क्या हुआ? डाउनफॉल का मतलब होता है पतन हुआ उसका। ट्रेजेडी में यही होता है कि व्यक्ति बहुत ऊंचा उठता है, फिर उसका एकदम से क्या होता है? पतन होता है, किसी गलती की वजह से, किसी कैरेक्टर के दोष की वजह से। तो इनका भी पतन होता है इसमें। दूसरी थी डॉक्टर फॉस्टस, अ जर्मन स्कॉलर, एक महान जर्मन स्कॉलर थे। एंड फिजिशियन, एक बहुत बड़े फिजिशियन भी थे, डॉक्टर भी थे। हु सोल्ड हिज सोल, जिन्होंने अपनी आत्मा का सौदा कर दिया, अपनी आत्मा बेच दी। टू द डेविल्स मैसेंजर मेफिस्टोफिलिस, किसको? डेविल के मैसेंजर मेफिस्टोफिलिस को भेज दी। अच्छा मित्रों, ये वाली कहानी बहुत फेमस कहानी है। ये आपने, अगर आपको याद हो तो आपने गोस्ट राइडर नाम की फिल्म भी देखी होगी। मेफिस्टोफिलिस उसमें भी आते हैं। मेफिस्टोफिलिस ने, इसमें क्या होता है, एक डॉक्टर होता है, फिजिक्स का डॉक्टर होता है, बहुत फेमस डॉक्टर, नॉलेजेबल होता है। लोग उसके पास पढ़ने आते हैं, पूछने आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में जानकारी लेने आते हैं। एक रात जब वो पढ़ रहे थे तो एक आत्मा उसके पास आती है। वो लूसीफर का मैसेंजर था। लूसीफर है शैतान, डेविल। वो मेफिस्टोफिलिस कहते हैं कि मैं आपको एक वरदान देने को तैयार हूँ। आप दुनिया की कोई सी भी ताकत को मेरे से ले सकते हो, उसको अगले कुछ सालों तक आप इस्तेमाल कर सकते हो। जब आपके वो साल पूरे हो जाएंगे तो मैं आपकी आत्मा को ले लूँगा, आपकी आत्मा शैतान की हो जाएगी। डॉक्टर फॉस्टस के अंदर ज्ञान के प्रति और नॉलेज के प्रति इतनी भूख थी कि वो भूल जाते हैं इस बात को कि वो अपनी आत्मा को किसको बेच रहे हैं। वो उस बॉन्ड पे साइन कर देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि डॉक्टर फॉस्टर के पास असीमित शक्ति आ जाएगी कहीं भी जाने की, किसी भी गैलेक्सी को स्टडी करने की, लेकिन कुछ लिमिटेड समय के लिए। जब वो लिमिटेड समय पूरा होगा तब शैतान आएगा और डॉक्टर फॉस्टस की आत्मा को हमेशा के लिए नरक में ले जाएगा। तो डॉक्टर फॉस्टस बॉन्ड पे साइन कर लेते हैं। वो अलग अलग जगहों की यात्रा करते हैं और अलग अलग लोगों से मिलते हैं। उस समय जो सबसे खूबसूरत महिला थी हेलन, उसके भी उनको भी वो मिलते हैं। हर तरह की नॉलेज को गेन करते हैं वो। लेकिन लास्ट में जब शैतान उनकी आत्मा को लेने आता है तब वो गिड़गिड़ाते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। ईश्वर भी उन्हें कहता है कि अपने पापों के लिए रिपेंट कर लो तो शायद तुम बच जाओ, लेकिन वो रिपेंट नहीं कर पाते। कहने का अर्थ है कि हम अपना कुछ अच्छा करने के लिए, अपने जीवन को ज़्यादा उन्नति करने के लिए अगर हम कुछ बुरा करते हैं, हम अपने आप को शैतान बना लेते हैं, तो फिर हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। द जू ऑफ माल्टा। द जू ऑफ माल्टा से शेक्सपियर ने प्रभावित होकर एक प्ले लिखा था, मर्चेंट ऑफ वेनिस। इन दिस प्ले द सेंट्रल फिगर इज जू बारबस। इसमें जो सेंट्रल फिगर थे वो जू बारबस थे। ए मनी लेंडर, ये एक मनी लेंडर थे। मनी लेंडर का अर्थ है ये साहूकार थे। लाइक शाइलॉक, जैसे कि शाइलॉक था मर्चेंट ऑफ वेनिस में। अच्छा, उस समय इनका नाम अलग लिखा जाता। आज की तारीख में इनको बारबस कर सकते हैं प्रोनाउंस, उस समय इनको लिखा जाता था प्ले के हिसाब से। तो आज पढ़ते इसको बारबस ही हैं। तो ये मनी लेंडर थे जिन्होंने क्या किया, जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस में थे वो। एडवर्ड की स्टोरी थी, ये भी अपना क्या करते हैं, सब कुछ गवा देते हैं। जैसे शाइलॉक ने गवा दिया था मर्चेंट ऑफ वेनिस में, तो इनकी भी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। एडवर्ड सेकंड जो थे, ये स्टोरी थी एग्नी की और एक राजा की पीड़ा की, जिसे जेल में डाल दिया गया और उसे मर्डर कर दिया गया। तो कुछ ट्रेजेडीज लिखी, वो किसने लिखी? मार्लो ने लिखी। मार्लोस कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था? मार्लो का कॉन्ट्रीब्यूशन था, ही मेड अ कॉमन मैन
हीरो ऑफ हिज ट्रेजेडी, अपनी ट्रेजेडी का कॉमन मैन को हीरो बनाया। इस अंतर को आप समझिएगा, शेक्सपियर ने भी ट्रेजेडीज लिखी और लोगों ने भी ट्रेजेडीज लिखी। शेक्सपियर ने ड्यूक्स को, सेनापतियों को, राजाओं को अपनी ट्रेजेडी का हीरो बनाया। किंग लियर था, ऑथेलो था, हैमलेट था और अलग अलग तरह के, मैकबेथ था, सेनापति थे, उनको अपनी ट्रेजेडी का हीरो बनाया। मार्लो पहला व्यक्ति था जिन्होंने अपने ट्रेजेडी का हीरो एक कॉमन मैन को बनाया, एक शिफर को बना दिया, एक साहूकार को बना दिया। तो ये श्रेय इनको जाता है कि इन्होंने किसको, कॉमन मैन को बनाया। वेयर शेक्सपियर्स हीरोज आर किंग्स, ड्यूक्स, जनरल्स एंड प्रिंसेस। जबकि शेक्सपियर के अगर आप देखें तो हीरो कौन है, किंग्स हैं जैसे किंग लियर, ड्यूक्स हैं, जनरल्स हैं, जनरल्स में आप मान लीजिए जैसे मैकबेथ हो गया, प्रिंसेस हैं जैसे हैमलेट हो गया। तो इन्होंने हमेशा राजाओं को बनाया। अच्छा, उस समय चलन क्या था, ये पब्लिक की डिमांड होती थी, पब्लिक यही चाहती थी कि ड्रामा के माध्यम से उन्हें पता चले कि राजशाही के जीवन में होता क्या है। इसलिए उस समय की एज को, क्योंकि पसंद ही राजतंत्र के लोगों के बारे में जानना था, तो शेक्सपियर ने लोगों की पसंद के हिसाब से लिखा और राजाओं को, महाराजाओं को अपना हीरो बनाया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो वो किसकी करेंगे, रेनेसां पीरियड में विलियम शेक्सपियर की। विलियम शेक्सपियर की बात करेंगे, जो 1564 से 1616 तक जीवित रहे। शेक्सपियर इज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम्स। शेक्सपियर किसी एक एज के नहीं हैं, बल्कि हर समय के लिए हैं, हर एज के लिए हैं। ये किसने कहा था, इनके कंटेम्प्रेरी थे बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने कहा था। अच्छा, बेन जॉनसन ने ऐसा क्यों कहा, हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे 4 प्लेस के माध्यम से। कहने का अर्थ क्या है मित्रों, शेक्सपियर को अमर क्यों कहा जाता है। अमर का मतलब है कि वो हमेशा हर काल में जिंदा क्यों रहेंगे, इसकी व्याख्या बेन जॉनसन ने की थी। सबसे पहले आप मान लीजिए शेक्सपियर को केवल वो एक ड्रामेटिस्ट नहीं, पोएट भी थे। इनका जो फर्स्ट फोलियो था कलेक्शन ऑफ हिज प्लेस, जो था फर्स्ट फोलियो नाम था उसका, फर्स्ट फोलियो। ये पब्लिश्ड हुआ इन 1623। पहली बार जो पब्लिश हुआ ये 1623 में पब्लिश हुआ फर्स्ट फोलियो। इसमें टोटल मिला के कितने प्लेस थे, 36 प्लेस थे। बाद में हालांकि एक और ऐड किया गया, तो टोटल प्लेस इसके हो जाते हैं शेक्सपियर के, वो हो जाते हैं 37 प्लेस। 37 प्लेस इन्होंने लिखे, 37 प्लेस इन्होंने लिखे, 37 प्लेस। इसके साथ ही इन्होंने 154 के अराउंड क्या लिखी, सोनेट्स भी लिखी, इसलिए इनको पोएट भी कहा जाता है और ड्रामेटिस्ट भी कहा जाता है। इनका जो नाटकों का पहला कलेक्शन था उसका टाइटल था फर्स्ट फोलियो। कब पब्लिश्ड हुआ, 1603 में। इसमें कितने प्लेस थे, 36 प्ले। सेकेंड फोलियो फिर आया, कब पब्लिश हुआ, 1632 में हुआ था। उसमें एक प्ले और डाला गया, तो टोटल प्लेस हुए 37। तो 37 प्लेस इन्होंने टोटल लिखे और 154 सोनेट के आसपास 154 सोनेट्स इन्होंने लिखी। और ये जो सोनेट्स थी, इनकी थीम थी जैसे लव था, फ्रेंडशिप थी, डेथ थी, इमॉर्टैलिटी थी, आर्ट था, ये कविताएं इन्होंने लिखी। अब इनको यूनिवर्सल ऑफ ऑल एजेस क्यों कहा जाता है, शेक्सपियर के जीवन से अगर ये 4 प्ले हटा दिए जाएं तो शेक्सपियर इज अ कॉमन राइटर, उनका नाम कुछ भी नहीं रहेगा। देखिए मित्रों, शेक्सपियर को हर काल का एक जनक क्यों कहा गया, यूनिवर्सल ऑफ एजेस क्या कहा गया, ये इन 4 प्ले से आप समझिएगा। सबसे पहले तो देखेंगे किंग लियर की सबसे ग्रेट ट्रेजेडी है वो कौन सी है, ऑथेलो। और इनकी बेस्ट ट्रेजेडी है वो कौन सी है, किंग लियर। ये तो इनकी हो गई ग्रेट ट्रेजेडी, ये तो इनकी हो गई ग्रेट ट्रेजेडी और ये इनकी हो गई बेस्ट ट्रेजेडी। ग्रेट ट्रेजेडी और बेस्ट ट्रेजेडी, इन दोनों में कौन सा वाला ज़्यादा बेहतर हुआ, जो ग्रेट ट्रेजेडी है वो ऑथेलो की सबसे महानतम ट्रेजेडीज में से मानी जाती है। अभी जो ऑथेलो थी, ऑथेलो में जो मुख्य हीरो था वो कौन था, खुद ऑथेलो ही था। ऑथेलो जो कि एक मूर था, मूर का मतलब एक ब्लैक जनरल था, वेनेटियन आर्मी का सेनापति था। उसे एक पूरे क्षेत्र का
कब्जा दे रखा था, एक तरह से वहाँ का वो सेनापति था, राजा था उस क्षेत्र का। उसकी शादी हो जाती है किससे? डेस्डिमोना नाम की एक लड़की से, डेस्डिमोना नाम की एक लड़की से। डेस्डिमोना जो थी ये उस समय की कहते हैं वहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की थी। डेस्डिमोना से शादी हो जाती है तो ये तो बहुत काला सा अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति था, लोग इसकी मजाक भी उड़ाते थे उस समय। डेस्डिमोना एक बहुत ही खूबसूरत अच्छी दिखने वाली लड़की थी। तो जब ये शादी करके आता है तो लोगों को लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी खूबसूरत लड़की को उसके पिता ने इसके साथ शादी करा दी। अब इसमें एक विलन होता है इयागो, इयागो नाम का व्यक्ति। इयागो इयागो क्या करता है? इयागो भड़काता है ओथेलो को। क्या भड़काता है कि तुम्हारी जो पत्नी है वो पत्नी किसी और के साथ उसका अफेयर चल रहा है। इयागो किस बात से चिढ़ा हुआ था कि इन्होंने ओथेलो ने कैशियो नाम के व्यक्ति को प्रमोशन दे दिया इयागो को छोड़ के। अब वो कैशियो के लिए भड़काता है। कैशियो नाम का एक जनरल था, लॉर्ड था, जिसको प्रमोशन मिल जाता है। तो कैशियो से चिढ़ के इयागो भड़काता है किसको? ओथेलो को, कि डेस्डिमोना और कैशियो का आपस में क्या चल रहा है? अफेयर चल रहा है। वो एक रुमाल रखवा देता है कैशियो के यहाँ डेस्डिमोना के घर से। तो जब वो दिखाता है कि रुमाल देख लो तुम उसके घर से मिला है, तो इसको शक हो जाता है ओथेलो को। ओथेलो अपनी पत्नी को मार देता है, उसकी हत्या कर देता है, शक में कि उसने धोखा दिया उसे। फिर इयागो की जो पत्नी है एमिलिया सच बताती है। एमिलिया जो थी वो क्या थी? एमिलिया पत्नी थी इयागो की। ये सच बता देती है ओथेलो को कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और इयागो ने जानबूझ के ऐसा किया। तो टोटल मिला के लास्ट में ये हो जाता है कि उसको एहसास होता है कि मैंने गलत किया अपनी पत्नी पे शक करके। और मित्रों जैसा होता है हर ट्रेजेडी का अंत यही होगा कि हीरो हीरोइन की लास्ट में क्या होती है? मृत्यु होती है। तो ये पहली ट्रेजेडी थी, डोमेस्टिक ट्रेजेडी माना जाता है, ऐसे घर के मामलों की ट्रेजेडी थी। किंग लियर में क्या दिखाया जाता है? किंग लियर में एक राजा होता है, किंग लियर, किंग ऑफ ब्रिटेन। इसकी 3 बेटियां हैं। कौन कौन? गॉनरिल, कॉर्डेलिया और रीगन। 3 बेटियां हैं, गॉनरिल, कॉर्डेलिया और रीगन नाम की 3 बेटियां हैं। किंग लियर ये डिसाइड करते हैं कि मैं क्या करूँगा, मैं अपनी राजगद्दी त्याग दूंगा और सारा का सारा धन दौलत अपनी बेटियों में बांट दूंगा। वो बांटने का क्राइटेरिया क्या बनाते हैं? मैं पूछूंगा कि कौन सी बेटी मुझसे ज़्यादा प्यार करती है। वो एक एक करके बुलाता है, गॉनरिल को बुलाता है, वो उसकी बहुत तारीफ़ करती है कि मैंने ईश्वर देखा, उसके बाद आपको देखा, आपसे महान कोई व्यक्ति नहीं है। किंग लियर खुश हो जाता है, उसे बहुत बड़ा हिस्सा अपनी प्रॉपर्टी का दे देता है। वो रीगन को बुलाता है, रीगन भी यही कहती है कि आप ईश्वर के तुल्य हैं, और ये बहुत खुश हो जाता है और इसको भी बहुत बड़ा हिस्सा दे देता है। कॉर्डेलिया जब आती है तो कहती है कि आपके अंदर वो सारी कमियां हैं जो एक इंसान में होती हैं। कॉर्डेलिया सच बोल देती है। इससे ये जो किंग लियर है ये गुस्सा हो जाता है, उसको निकाल देता है, बैनिश कर देता है। जब बैनिश करता है तो एक फ्रांस का जो प्रिंस था वो कहता है कि मैं इससे शादी करके इसको अपने साथ ले जाऊँगा। दोनों बेटियों में गॉनरिल और रीगन में ये प्रॉपर्टी बांट देता है और कहता है मैं बारी बारी से तुम्हारे पास रहूँगा। अभी जब बेटियों के पास रहने जाता है तो दोनों बेटियां इसको धुतकार देती हैं, वो कोई भी इसको रखने को तैयार नहीं है। ये पागल हो जाता है, रास्ते पे भटक रहा होता है। फिर कुछ दुश्मन, ये कॉर्डेलिया भी इसे मिलती है, लेकिन कुछ दुश्मन कॉर्डेलिया को इसे अरेस्ट कर लेते हैं और कॉर्डेलिया को फांसी देने वाले होते हैं। हालांकि जब कॉर्डेलिया की फांसी रुकने ही वाली होती है, लेकिन तब तक उसको फांसी दे दी जाती है, वो मर जाती है और किंग लियर भी मर जाता है। इस कहानी में मित्रों क्या विशेषता है? कौन सी चीज़ है जो जिंदा करती है शेक्सपियर को, हमेशा के लिए समकालीन बना के रखती है? ओथेलो में इन्होंने दिखाया कि एक व्यक्ति को अपनी पत्नी पे शक हुआ, उसने उसकी हत्या कर दी। ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो 16वीं शताब्दी में था और आज नहीं है। शेक्सपियर ने ऐसे मुद्दे पे लिखा जो हमेशा इंसान के साथ रहेगा। एक व्यक्ति हमेशा शक करता रहेगा क्योंकि उसके अंदर ये नेचुरल भाव होता है। तो उस समय अगर ओथेलो ने शक किया डेस्डेमोना में, तो आज भी ऐसे लोग हैं जो शक करते हैं। अगर 16वीं शताब्दी में रेलिवेंस थी तो आज भी है, यानी शेक्सपियर का आज भी क्या है? रेलिवेंस है। आज भी ऐसे बच्चे हैं जो माता पिता को अपने साथ रखने को तैयार नहीं हैं। आज भी बागवान जैसी फिल्में बनती हैं और चलती हैं। आज भी वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ी है, कम नहीं हुई है। तो शेक्सपियर को पता था मानव नेचर के बारे में कि आगे चल के ऐसे ही लोग होंगे जो शक भी करेंगे, जो अपने माता पिता की भी इज्जत नहीं करेंगे, और वो चाहे
2023 हो या 2030 हो, तब तक ये लोग, जब तक ये भाव रहेंगे इंसान में, तब तक शेक्सपियर जिंदा रहेगा। मैकबेथ में क्या दिखाया गया है? मैकबेथ जो है एक सेनापति है। सेनापति जो है ये क्या करता है, ये एक युद्ध जीत के आ रहा है। डंकन नाम का एक राजा है। मैकबेथ में कौन है? स्कॉटलैंड का जो राजा है वो कौन है? डंकन है। डंकन जो है वो बहुत ही अच्छा राजा है स्कॉटलैंड का। डंकन है किंग ऑफ स्कॉटलैंड। जब ये युद्ध जीत के आ रहा होता है तो ये और इसका साथी बैंको जंगल से गुजर रहे होते हैं। जब जंगल से गुजर रहे होते हैं तो इनका एनकाउंटर कुछ चुड़ैलों के साथ होता है, विचेस के साथ होता है। उस समय विचेस भविष्यवाणी करना जानती थी, भविष्यवाणी करती थी कि ऐसा होगा वैसा होगा, और लोग उसको मानते भी थे। तो वो भविष्यवाणी करती हैं चुड़ैलें कि जो मैकबेथ है ये क्या बनेगा, एक दिन राजा बनेगा। वो और भी इसको भविष्यवाणी करती कि थेन ऑफ कॉर्डर बनेगा, लेकिन मूल भविष्यवाणी क्या थी? वो राजा बनेगा स्कॉटलैंड का। बैंकों के लिए कहती हैं कि बैंकों तो कुछ नहीं बनेगा, लेकिन बैंकों की संतानें जो हैं वो क्या करेंगी? इंग्लैंड के गद्दी पे बैठेंगी। मैकबेथ की खबर अपनी पत्नी को देता है, लेडी मैकबेथ को। लेडी मैकबेथ मैकबेथ से भी ज़्यादा महत्वाकांक्षी थी। लेडी मैकबेथ कहती है कि हमारे पास एक ही रास्ता है कि डंकन जब हमारे घर पे आए तो हम उसकी हत्या कर दें और मैकबेथ को इंग्लैंड का राजा बना दें। होता भी ऐसा ही है। डंकन उनके घर में खाना खाने आते हैं, सोने जाते हैं, तो लेडी मैकबेथ उसके जो चैम्बरलेन्स थे, उसके जो सेवक थे, उनको शराब पिला के सुला देती है ताकि शक उन पे आ जाए। मैकबेथ जाके हत्या कर देता है और चाकू उन नींद में सोए हुए चैम्बरलेन्स के साथ छोड़ देता है। अब जब सुबह बाकी लोग आते हैं, देखते हैं कि राजा की हत्या हो गई है, तो एक डर का माहौल फैल जाता है और वो किसको राजा बना देते हैं? मैकबेथ को बना देते हैं। अब मैकबेथ की पहली हत्या के बाद, राजा की गद्दी पाने के बाद, अब उसे बचाना भी जरूरी था। कुछ लोगों को शक होता है, मैकडफ था और भी लोग थे। अब मैकबेथ धीरे धीरे हत्याएं करता ही जाता है। फिर से चुड़ैलों के पास जाता है तो चुड़ैलें कहती हैं कि मैकबेथ तब तक नहीं मर सकता जब तक बर्नम वुड के जंगल चल के नहीं आ जाते डंसिनल हिल। मैकबेथ किसी भी माँ की कोख से जन्मे बच्चे से नहीं मरेगा। लास्ट में दिखाया जाता है कि इंग्लैंड की आर्मी आती है और इंग्लैंड की आर्मी आने के बाद वो हमला कर देती है। कहाँ पे? डंसिनल हिल पे। डंसिनल हिल वो फोर्टिफाइड कासल था जहाँ पे मैकबेथ रह रहा था लास्ट में। तो वो हमला कर देती है। जब वो हमला करती है तो इंग्लिश सोल्जर्स अपनी संख्या छुपाने के लिए बर्नम वुड के पेड़ों को काटते हैं और अपने आगे लेके चलते हैं ताकि उनकी संख्या छुप जाए। तो फिर वो पेड़ लेके आते हैं तो मैकबेथ देखता है कि बर्नम वुड के जंगल चल के उसके किले की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, इससे पहले मैकबेथ बहुत रिजोल्यूट था, लेकिन इससे पहले उसको एक झटका लग चुका था। वो झटका क्या लगा था? लेडी मैकबेथ की मृत्यु हो चुकी थी। वो राजा की हत्या के बोझ से पागल हो चुकी थी। वो स्लीप वॉकिंग करने लगी थी, उसको अपने हाथों पे खून दिखाई देता था। तो उसको कुछ डॉक्टर ठीक कर रहे थे लेकिन वो नहीं कर पाए, कहते हैं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। तब मैकबेथ टूट जाता है अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद और इस वजह से उसको लगता है कि अब मेरे जीवन में ज़्यादा वैसे भी कुछ बचा नहीं, तो मैं युद्ध लड़के ही मरूंगा। लास्ट में मैकडफ जो है वो उसकी हत्या करता है। मैकडफ जो था वो उसकी हत्या करता है क्योंकि मैकबेथ ने मैकडफ की पत्नी और बच्चों की हत्या करवाई थी। तो ये एक तरह से लास्ट में अगर मैकडफ के हिसाब से देखो तो ये रिवेंज ट्रेजेडी बन जाती है मैकबेथ। अब आज भी देखिएगा मित्रों उसकी प्रासंगिकता कैसे है। मैकबेथ ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए एक राजा को मार दिया, वर्चुअस राजा को मारा। वर्चुअस का मतलब है कि जो सद्गुणी राजा था जिसकी सब तारीफ करते थे। डंकन का मतलब भी ये था कि स्कॉटलैंड में क्या रहेगा? ऑर्डर रहेगा। ऑर्डर यानी सामंजस्य बना रहेगा। लेकिन चुड़ैलें रिप्रेजेंट करती हैं डिसऑर्डर को। चुड़ैलों की भविष्यवाणी की वजह से मैकबेथ ने उनको मार दिया। अच्छा, वैसे इसको ट्रेजेडी को देखा जाए तो मैकबेथ के कैरेक्टर के अंदर कमी थी कि वो चुड़ैलों की बातों से प्रभावित हुआ। आप ये देखिएगा, ये ट्रेजेडी ऑफ चांस और कैरेक्टर दोनों हैं। चांस ये है कि चुड़ैलों ने भविष्यवाणी की थी, कैरेक्टर ये है कि चुड़ैलों ने तो ये भी भविष्यवाणी की थी कि बैंको जो है उसके बच्चे राजा बनेंगे, लेकिन बैंको से प्रभावित नहीं हुआ। केवल कौन प्रभावित हुआ? मैकबेथ प्रभावित हुआ। तो पाप के रास्ते पे चलने का जो निर्णय लिया वो मैकबेथ का खुद का था, ना कि उन चुड़ैलों के कहने पे था। चुड़ैलों ने जरूर उसको एक्साइट किया लेकिन चलने का रास्ता उसने खुद ने डिसाइड किया। तो आज भी ऐसे लोग हैं जो महत्वाकांक्षा के लिए दूसरे लोगों की हत्या कर सकते हैं और अपने पद को हमेशा आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो थर्ड ग्रेड टीचर है वो सेकंड ग्रेड बनना चाहता है, जो सेकंड ग्रेड वो फर्स्ट ग्रेड बनना चाहता है, जो फर्स्ट ग्रेड है वो कॉलेज लेक्चरर बनना चाहता है और जो कॉलेज लेक्चरर है वो यूनिवर्सिटी का लेक्चरर बनना चाहता है। महत्वाकांक्षा इंसान के साथ हमेशा रहेगी और इसी महत्वाकांक्षा के ऊपर लिखकर शेक्सपियर ने
अपने प्लेस को अमर बना दिया। अंतिम जो इम्पोर्टेंट प्ले था हैमलेट था। हैमलेट में क्या होता है, हैमलेट में किंग ऑफ डेनमार्क की मृत्यु हो चुकी है, किंग ऑफ डेनमार्क की मृत्यु हो चुकी है। हैमलेट जो कि प्रिंस था, बेटा था, वो आता है अपने पिता की मृत्यु के बाद। ये कहीं बाहर था और डेनमार्क लौटता है अपने पिता की मृत्यु के बाद। जब ये लौटता है तो इसको इसके पिता का भूत दिखाई देता है और कहता है कि मेरी हत्या की गई है। अच्छा, हत्या करने वालों में जो नाम आया वो किनका आया, हत्या करने वालों में नाम आया, एक तो थे इनके चाचा जी क्लॉडियस, क्लॉडियस क्लॉडियस का नाम आया, और एक इनकी माता जी थी गर्टरूड, गर्टरूड। तो गर्टरूड और क्लॉडियस, चाचा और जो हैमलेट की वाइफ थी, इन दोनों का आपस में अफेयर था और इस अफेयर के चलते इन्होंने हैमलेट को मार दिया और राजा कौन बन गया, क्लॉडियस बन गया, राजा बन गया क्लॉडियस। और उसकी रानी बन गई कौन, इन्होंने शादी भी कर ली, गर्टरूड रानी बन गई। आप में से किसी ने अगर हैदर नाम की फिल्म देखी हो तो हैदर की फिल्म इसी पे बनी हुई है। विशाल भारद्वाज ने ज़्यादातर अपनी जो फिल्में बनाई हैं वो अडेप्शन है शेक्सपियर के प्लेस का। तो अब हैमलेट को लगता है कि मैं एक भूत की बात मान के कैसे अपने चाचा से बदला लूँ, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, पागलपन का नाटक करता है। एक नाटक के अंदर नाटक होता है, नाटक के अंदर जो नाटक होता है उसे कहते हैं इंटरल्यूड। इस प्ले के अंदर एक इंटरल्यूड होता है जिसमें वो का वो दृश्य दिखाया जाता है जब क्लॉडियस किसकी हत्या कर रहा है, हैमलेट की हत्या कर रहा है, जो किंग ऑफ डेनमार्क थे उनकी हत्या कर रहा है। वो सीन देख के और वो देखता है कि एकदम से डेनमार्क का जो किंग था उसका भूत वापस आ गया है, क्लॉडियस घबरा जाता है और फिर उसको लगता है वो पकड़ा जाता है, लास्ट में आके वो पकड़ा जाता है। हालांकि लास्ट में वो युद्ध होता है, ड्यूल होता है, उसमें हैमलेट भी मर जाता है और क्लॉडियस भी मर जाता है। गर्टरूड का भी यही हाल होता है। इसकी हैमलेट की एक प्रेमिका थी अफेलिया, उसका भी वो भी पहले ही मर चुकी होती है। तो मित्रों, इसमें दिखाया गया है कि आज भी प्रॉपर्टी के लिए या अपने नाम के लिए या फिर पैसे के लिए एक भाई क्या कर सकता है, दूसरे भाई की हत्या कर सकता है। और हैमलेट में यही दिखाया गया कि एक भाई ने क्या किया, दूसरे भाई की हत्या की। तो ये 4 ट्रेजेडीज ऐसी हैं, अगर ये हटा दी जाएं, अगर इन 4 ट्रेजेडीज को हटा दिया जाए शेक्सपियर के कैरियर से, तो ही जस्ट अ कॉमन राइटर। आज शेक्सपियर को अगर जाना जाता है तो किसके लिए जाना जाता है, इन 4 ट्रेजेडीज के कारण, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ और हैमलेट। ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ और हैमलेट। और इनका लगभग ऑर्डर वही है जो मैंने लिखा है ग्रेटनेस का। नंबर 1 पे इनकी ओथेलो मानी जाती है, डोमेस्टिक ट्रेजेडी। किंग लियर मानी जाती है इनकी बेस्ट ट्रेजेडी। अच्छा, ये किंग लियर भी कहीं ना कहीं डोमेस्टिक ट्रेजेडी जैसा ही है। मैकबेथ जो है वो एक जो कहते हैं रिवेंज ड्रामा की ओर ज़्यादा मुड़ जाता है। हैमलेट भी कहीं ना कहीं फैमिली ड्रामा है। तो डोमेस्टिक ट्रेजेडीज़ ये हैं। इनके अलावा शेक्सपियर ने कुछ कॉमेडीज़ भी लिखी और कुछ और ट्रेजेडीज़ भी लिखी, जिसमें एंटनी एंड क्लेपात्रा था, जूलियस सीजर था। लेकिन इसके अलावा उन्होंने कॉमेडीज़ भी लिखी और 3 इन्होंने लिखी, वो लिखी ट्रेजी कॉमेडीज़ भी लिखी। तो ट्रेजी कॉमेडी, कॉमेडीज़ और इन सबको मिला के जो संख्या बैठती है वो कितने प्लेस की बैठती है इनकी, वो बैठती है 37 प्लेस। टोटल मिला के अगर पूछा जाता है कि शेक्सपियर ने कितने प्लेस लिखे, इन्होंने 37 प्लेस लिखे हैं। और ये 37 के 37 प्लेस जिस किताब में छपे उसका नाम पड़ा, एक तो था फर्स्ट फोलियो, दूसरा था सेकंड फोलियो। फर्स्ट फोलियो में 36 किताबें थी और सेकंड फोलियो में 37 जो थे ड्रामा संख्या थी। और वो कलेक्शन पब्लिश करने वाले इनके सहयोगी थे, एक का नाम था कॉन्डिल, एक का नाम था हेनरी। इन दोनों ने मिलकर शेक्सपियर की जो पांडुलिपियाँ थी उनको कलेक्ट किया और उसको प्लेस के रूप में क्या किया, पब्लिश किया। और इस तरह से दुनिया के सामने आए शेक्सपियर के नाटक और नाटकों की संख्या जो कि थी 37। जहाँ तक इनकी सोनेट्स का सवाल है मित्रों, सोनेट भी इन्होंने लिखी, वो लिखी 154 सोनेट्स में से आप ये मानिए कि कुछ इन्होंने डेडिकेट की किसी अनजान व्यक्ति जिसका नाम था WH, और कुछ इन्होंने लिखी डार्क लेडी। अच्छा, WH को हम इस सोनेट के बारे में आगे चर्चा भी करेंगे। WH को इन्होंने जो था वो नाम दिया, वो दिया हेनरी राइजली, 3rd अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन माना गया। और जो ब्लैक लेडी थी वो एमिलिया लेनियर मानी गई, उस समय की फेमस कवयित्री थी, वही मानी गई। तो इनकी वो सोनेट भी थी, इंग्लिश सोनेट थी। इंग्लिश सोनेट का मतलब है जो अर्ल ऑफ सरे ने इंट्रोड्यूस की थी और बाद में शेक्सपियर ने विकसित की, जिसमें 3 क्वार्टेन और एक कपलेट होता था। क्वार्टेन की राइम स्कीम जो हर की थी वो अलग अलग थी, AB, CD, AF, EF, GG, जो हमने कल
इंग्लिश सोनेट में पढ़ी भी थी। तो टोटल मिला के अगर हम सम अप करते हैं शेक्सपियर के वर्क्स को तो हमारे पास होंगे 37 नाटक, 154 सोनेट, और इस तरह से बनेगा शेक्सपियर द ड्रामेटिस्ट एंड द पोएट। अब इसके अलावा हम उनके किसी एक और ड्रामा की भी चर्चा करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। अच्छा मित्रों, हम इस वाले सेक्शन में क्या कर रहे हैं, हमने एजेस की बात की और हम उस एक एक एज को हम ले रहे हैं कि कौन सा जो राइटर था उसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट किताबें थी। आज हमने थोड़ा सा रेनेसा के बारे में बात की, मिडिल इंग्लिश की पीरियड के बारे में बात की। हालांकि आपके सिलेबस के हिसाब से देखें तो आपका रेनेसा से लिटरेचर शुरू होता है, लेकिन चौसर के बारे में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो हम अब इस रेनेसा को ही कंटिन्यू रखेंगे अपने आगे आने वाले सेशंस में भी। अभी आपने जो अभी हमारा सेशन हुआ लिटरेचर के ऊपर, शेक्सपियर के ऊपर, ये हमारा कंटिन्यू रहेगा। हम इस कक्षा को लास्ट में उन्हीं शब्दों के साथ जिसमें हमेशा करते हैं एक पॉजिटिव नोट के साथ, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।